साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में SSC GD कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस का संपूर्ण निचोड़ यहां पर हम लोग देखेंगे। यानी कि जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी सवालों को देखेंगे। और मैं कहूँगा ये एक वीडियो ऐसी वीडियो है जो गेनिंग वीडियो है, यानी कि यहाँ से आप बहुत सारे नंबर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि डिक्टो यहाँ से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा अगर आपको वाकई में सिलेक्शन चाहेगा। हिंदी के इस टेस्ट में आपके लिए 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और 20 में से 15 से 16 आपको कोशिश करके सही होना चाहिए। तो कृपण की अगर बात करें तो कृपण का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। अगर कर्मठ की बात करें तो कर्मठ का विलोम क्या होता है, तो आपको याद रखे हैं आलसी होता है। सवाल यहां से बन सकता है कि कर्मठ का विलोम आलसी बन सकता है। अगर कठोर की बात करें तो कठोर का विलोम होता है आपका कोमल। क्या होता है? कोमल होता है, नाजुक होता है, मुलायम भी होता है। और उसके अलावा सरल शब्द की अगर बात करें तो सरल का विलोम आपका कठिन होता है। और अगर बात करें कृपण की तो कृपण आपका दाता होता है। क्यों? क्योंकि कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या? कृपण का मतलब कंजूस, तो कृपण का विलोम दाता हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि कौन सा सही लिखा गया है। अगर मैं बात करूं तत्काल कैसे लिखा जाएगा, तो आपका ये ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर तात्कालिक लिखना हो तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे तात्कालिक लिखा जाता है। राइट आंसर ए हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि जो दिए जाने योग्य ना हो, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। कह रहा है कि जो दिए जाने योग्य ना हो उसको क्या कहा जा सकता है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, क्या देखिए, जो दिए जाने योग्य हो, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए जो दिया जाने योग्य हो, जो दिया जाने योग्य हो उसको क्या बोलोगे, तो उसको साथियों दे बोलेंगे। क्या? एक तरीके से आप लोग दे बोलोगे। लेकिन जो दिए जाने योग्य ना हो उसको क्या बोला जाएगा? उसको एक तरीके से अदेय बोला जाएगा। क्या? अदेय बोला जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करें, गे का मतलब क्या होता है? जो गाया जा सके। क्या? जो गाया जा सके उसको हम लोग गे बोलते हैं। जो गाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गे हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। और जिसे जाना ना जा सके, क्या? जिसे जाना जा सके उसे गे, और जिसे जाना ना जा सके उसे अगे बोला जाता है। ये भी जानकारी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाता है। जवाब आपका नहीं, यहाँ पर आपका जो दशहरा लिखा हुआ है, दशहरा ऐसे नहीं लिखा जाता है, दशहरा आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक, और कार्यक्रम लिखा हुआ है, ये आपको देखना है, कार्यक्रम होना चाहिए राइट आंसर, ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए। और अगर आपको देखा जाए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जवाब का ऐसे नहीं लिखा जाता, जवाब ऐसे लिखा जाता है जैसे मैंने लिखा हूं, ये आप लोग देख सकते हैं। और आराधना आपका यहाँ पर सही शब्द हो जाता है, जो कि सही लिखा हुआ है राइट आंसर एक के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला है जा रहा है यहाँ पर त्रुटि देखिए और बताइए। तो मैं बता दूं SSC GD 2025 का जो सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वॉच करिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कठिनाई से होने वाले कार्य को कष्ट साध्य बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर, दिए गए शब्द का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए बोला जा रहा है वृद्ध का विलोम क्या होता है। तो अगर यहाँ पर बात करें वृद्ध का विलोम क्या होता है, ये आपका कुल मिलाकर बालक, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए वृद्ध का अगर बालक पूछा जाए विलोम। तो अगर युवक का विलोम पूछे तो आप लोग बताएंगे क्या? वृद्ध बता देंगे। क्या बता देंगे? वृद्ध। और किशोर का पूछे तो युवा, और शिशु का पूछे तो वयस्क। तो जितनी जानकारी मैं आपको देता जा रहा हूं, ये जानकारी याद रखेंगे, क्योंकि जानकारी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है कि जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको साथियों क्या बोला? जिसका जन्म अंडे से होता है उसको अंडज, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको पिंडज बोला जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर इसकी जगह पर क्या जाए कि जो गर्भ से उत्पन्न हुआ गया हो उसको क्या बोलेंगे? उसको भी पिंडज बोलते हैं। जिसका जन्म शरीर से हुआ उसको भी पिंडज।
और जिसका जन्म गर्भ से हुआ हो उसको भी पिंडस बोला जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्वान का पर्यायवाची क्या होगा। अब कई सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मुनि का पर्यायवाची क्या होगा। तो मुनि पता किसको कहा जाता है, साधु संत को बोला जाता है, यानी कि मुनि का पर्यायवाची साधु हो जाएगा और यहाँ पर मुनि का पर्यायवाची आपका संत हो जाएगा और मुनि का पर्यायवाची आपका महात्मा हो जाएगा और मुनि का पर्यायवाची आपका ऋषि हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला है जो अगर आपसे मनीषी का पूछ लिया जाए तो कोविद आपको याद रखना है। क्या, मनीषी का पर्यायवाची आपका कोविद हो जाएगा। और मनीषी आपके पंडित को भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, पंडित को बोला जाता है। और बहुत ज़्यादा जो ज्ञानी होता है उसको भी एक तरीके से मनीषी बोला जाता है। अगर हम लोग तपस्वी की बात करें तो एक तरीके से आप लोग याद रखेंगे, जो मेहनती होता है उसको भी तपस्वी बोला जाता है। एक तरीके से अगर बात करें यहाँ पर योग साधना भी बोला जाता है। क्या, योग साधना भी बोला जाता है तपस्वी को। और ऋषि की अगर बात करें तो ऋषि का मतलब भी वही होता है, मुनि साधु संत। तो कुल मिला के अगर विद्वान की बात करें तो विद्वान का पर्यायवाची मुनि और मनीषी हो जाएगा। मनीषी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा क्या जा रहा है, राइट आंसर चूज करिए। बोला जा रहा है कि देश में उद्योग धंधों की प्रोन्नति हुई है या गति हुई है या प्रगति हुई है या उन्नत हुई। तो यहाँ पर जो आपका खाली जगह में शब्द आएगा वो आपका उन्नति शब्द आएगा। क्या आएगा, उन्नति शब्द आएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है, देखिए और बताइए। कहा जा रहा है यहाँ पर किरण का समानार्थी शब्द बताइए। तो किरण को क्या बोला जाता है साथियों, यहाँ पर नहीं, अच्छी अरब नहीं बोला जाता बल्कि रश्मि बोला जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ बोला जा रहा है। और किरण की अगर बात करूं तो और क्या पर्यायवाची होता है, किरण को किरण भी बोला जाता है। क्या, किरण को किरण भी बोला जाता है और इसको साथियों अंशु भी बोला जाता है, ये भी याद रखोगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्या कि और क्या क्या इसको बोला जा सकता है, क्योंकि कुछ भी आपसे यहाँ पर पूछ ले मतलब दायां बायां करके। तो यहाँ पर अब्र की अगर बात करें तो अब्र को एक तरीके से इसका पर्यायवाची क्या हो जाता है साथियों, अमल हो जाता है। आप लोग ये चीज भी यहाँ पर आपको याद रखना होगा, अब्र का पर्यायवाची अमल। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है कि उत्तीर्ण का विलोम। देखिए आ रहा है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा। तो उत्तीर्ण का विलोम आपका साथियों अनुत्तीर्ण, और अनुत्तीर्ण का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तीर्ण हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वितीर्ण का क्या होगा, तो आपको लोगों को मालूम होना चाहिए कि अवितीर्ण होना चाहिए। वितीर्ण का विलोम अवितीर्ण, और उसके अलावा अवितीर्ण का विलोम आपको याद रखना है कि वितीर्ण हो जाता है। आप लोग देखिए, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। अगर अनुत्तीर्ण की बात करें तो आपको उत्तीर्ण याद रखना है, ये चीज आप लोग देख सकते हैं। तो उत्तीर्ण आप लोग देख सकते हैं, अनुत्तीर्ण का विलोम। तो ये कुछ साथियों आपका जो है विलोम शब्द है जो आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर। उसके बाद बोला जा रहा है कि रोहन को शंका है या मोहन को इतना काम कर सके, यानी कि शंका शब्द आएगा और पूरा शब्द बन जाएगा कि मोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। उसके बाद अगले नंबर का सवाल कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम बताइए, यानी कि आविर्भाव शब्द का विलोम आपको बताना है कि तिरभाव इसका विलोम हो जाता है। आविर्भाव का विलोम आपका तिरभाव हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है साथियों क्या कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको क्या साथियों अजर बोला जाएगा या अमर बोला जाएगा या ऊसर बोला जाएगा या कुलीन बोला जाएगा। अब बात करूं अगर कुलीन की, तो कुलीन उसे बोला जाएगा जो अच्छे घर में उत्पन्न हुआ हो। एक तो उत्पन्न शब्द आ जाता है और दूसरा शब्द आपका क्या कि जहां कुछ पैदा ना हुआ हो। अगर आपसे पूछा जाए कि जहां कुछ पैदा ना हुआ हो, क्या जहां कुछ पैदा ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपको ऊसर बता देना है। और अगर हम बात करें अजर शब्द की कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे तो अजर बोला जाता है। और अगर अमर शब्द की बात करें जो साथियों कभी ना मरे, क्या जो कभी ना मरे उसे क्या बोला जाता है, उसे अमर बोला जाता है। तो ये चारों को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद बोला क्या जा रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि चुलो लहू पीना क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यानी कि जड़ से खत्म हो जाना
और दिया बुझाना या बहुत कष्ट देना या मौत की तैयारी करना। तो यहाँ पर साथियों क्या होता है, चुल्लुओं लहू पीना का मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो जड़ से खत्म करना नहीं, दिया बुझाना नहीं, तो या बहुत कष्ट देना, यानी कि चुल्लुओं लहू पीना कह लो। या उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन कि उसको प्राण निकल गए, अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। होना क्या चाहिए, उसके प्राण निकल गए, क्या उसके प्राण निकल आए उसके मतलब होना चाहिए क्या, आप लोग बताइए। कुल मिला के आपका अगर बात करूं कि उसको, ये आपका गलत लग रहा है, उसके प्राण निकल आए ये तो कह सकते थे, तो यहाँ पर आपको इसमें दिक्कत है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है कि मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर आपको बताना है कि दिक्कत आपको कहाँ पर लग रहा है। मुझे प्रथम पुरस्कार ठीक है, प्राप्त हुआ कोई दिक्कत नहीं साथियों, पुरस्कार जैसे लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ, तो मैं कहूँगा यहाँ पर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, राइट आंसर डी। ऐसा नहीं कि ये लिखा हुआ है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी हो जाता है कभी कभी आंसर, राइट क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन कि जिस पर विश्वास किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, जिसको विश्वास किया जाता है उसको साथियों विश्वस्त बोला जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है, बताइए। यहाँ पर आपसे सही वर्तनी पूछी जा रही है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि पूर्णिमा एक गलत शब्द बोला जाता है या दे दिया जाता है, तो पूर्णिमा जो आपका होता है वो आप लोग देखिए ऐसे नहीं लिखा जाता है, पूर्णिमा दे दिया जाता है, वैसे पूछ लिया जाता है, तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें साथियों की वाल्मीकि की, क्या वाल्मीकि की अगर बात करें तो ये साथियों कैसे लिखा जाएगा, तो वाल्मीकि साथियों ऐसा लिखा जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन पूछ लिए कि सिंदूर शब्द कैसा लिखा जाएगा, तो सिंदूर आपका ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर अगर बात करें साथियों कि आपका कालिदास कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर कालिदास जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सेम ऐसे लिखा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है राजा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें राजा का समानार्थी क्या हो सकता है, यानी कि राजा की अगर बात करें तो राजा को नृप बोला जाता है, बिल्कुल राजा को नृप भी बोला जाता है, और राजा को साथियों महीप भी बोला जा सकता है, नृप भी कहा जा सकता है और महीप भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब मयंक का मतलब क्या होता है, मयंक का मतलब होता है साथियों चंद्रमा, क्या मयंक का मतलब होता है चंद्रमा और चंद्र, यानी कि मयंक का मतलब शशि भी होता है, आप लोग याद रखेंगे कि मयंक को शशि भी बोलते हैं। राकेश आपने नाम सुना होगा, राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। और उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर ये रात्र में निकलता है चंद्रमा, तो इसको निशापति भी बोला जाता है, क्या निशापति भी बोला जाता है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें राजा को नृप भी कहते हैं और राजा को नृपति भी बोलते हैं, तो राजा को क्या नृपपति भी बोला जाता है और राजा को ही क्या बोला जाता है साथियों, यहाँ पर भूपति भी बोला जाता है। उसके अलावा साथियों राजा को राव भी बोलते हैं और राजा को सम्राट भी बोलते हैं, ये सारी जानकारी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और मुकुंद शब्द की बात करें तो यहाँ पर दामोदर, नारायण, दामादर, पीताम्बर, ये सब मुकुंद के पर्यायवाची। तो कुल मिला के राजा के पर्यायवाची की अगर बात करें तो महीप आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है साथियों। यहाँ पर मुकुंद वगैरह आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा आपका पीछे हो गया क्या, देख लीजिए यहाँ पर टाइपिंग स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए भैया। देखिए मुकुंद हो जाता है, महीप यहाँ पर राइट आंसर। अब यहाँ पर एक आध क्वेश्चन बचे हुए हैं थोड़े, और उसके बाद हम लोग जीके जीएस देखेंगे। बात करें ठंडी हवा लग रही, तो हवा को साथियों क्या बोला जाता है, हवा का पर्यायवाची। तो हवा की अगर बात करें तो साथियों जो है ठंडी हवा यानी अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची। तो हवा की अगर बात करें तो हवा को साथियों क्या बोला जाता है, हवा को साथियों यहाँ पर बोलते हैं समीर, क्या बोलते हैं समीर। हवा का पर्यायवाची समीर हो जाता है, हवा को वायु बोलते हैं और हवा को साथियों क्या बोलते हैं, अनिल भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हवा को अनिल भी बोला जाता है और हवा को वायु भी बोला जाता है, हवा को वात भी बोला जाता है। आपने मारुति सुना होगा, मारुत का अगर मतलब बात करें तो मारुत का मतलब होता है हवा। अब समीर भी कहते हैं और समीरण भी बोला जाता है, हवा को समीर और समीरण दोनों बोला जा सकता है। उसके अलावा आवास की बात करें तो आवास का मतलब होता है घर, क्या घर।
और आवास को आलय भी कहा जा सकता है। आवास को आप लोग निवास भी बोल सकते हैं और आवास को आप लोग एक तरीके से निकेत भी कह सकते हो। तो ये सारे आवास के पर्यायवाची हो गए। तो यहाँ पर अनल शब्द की अगर बात करें, अनल का मतलब क्या होता है? अनल का मतलब होता है आग, और आग को एक तरीके से पावक भी कहते हैं, आग को दहन भी कहते हैं, आग की अगर बात करें तो यहाँ पर ज्वालन भी कहते हैं। ये सब आपका रिवीजन हो रहा है और आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होता जा रहा है। और उसके अलावा अगर बात करें, आग को किसाणु भी बोलते हैं। जो एग्जाम में आता है सेम वही चीजें मैं आपको पढ़ाता हूँ। और किसाण और क्या हुतासन भी बोलते हैं। और अनिल की अगर बात करें तो अनिल का मतलब होता है हवा, वायु, समीर, ये सब। तो हवा का पर्यायवाची यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो हवा का पर्यायवाची इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अनिल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ से साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। कह रहा कि 15 अगस्त को एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, या किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अभी आपकी हिंदी चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी को देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, क्या? वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको साथियों विधुर बोला जाता है। जिसका पति मर गया हो उस स्त्री को विधवा बोला जाता है, और जिसकी पत्नी मर जाती है उसको साथियों क्या? उसको साथियों विधुर बोला जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर अगर बात करें साथियों, कहा जा रहा है कि मेले में बहुत सी चीजें बिकते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो अगर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेला में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मेले में होना चाहिए। क्या? कि मेले में बहुत सी चीजें मिलती हैं। तो दिक्कत यहाँ पर है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ये हिंदी के 26 क्वेश्चन से आपका स्कोर कितना गया आप लोग चेक करके बताइएगा। कह रहा कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में माना जाता है? तो ये जो आपका तमिल साहित्य है ये आपका संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी हिस्से से संबंधित है। अगला देखिए, कह रहा है कि खगोलविद बारहमहीन और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो यहाँ पर ये विक्रमादित्य के हिस्सा थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है, अगले नंबर। और विक्रमादित्य किसे बोला जाता है? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता था। यानी कि यहाँ पर आप लोग वारामेहर और कालिदास रुके थे। अगला क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है? यहाँ पर साथियों बोला जा रहा है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है साथियों? ये आपका आगरा में स्थित है। अगला देखिए, कह रहा है क्या साथियों? बोला जा रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी और कब बनवाई गई थी? तो ये 1656 में बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। और इस मस्जिद की अगर बात करें तो लाल पत्थर से और संगमरमर से ये बनी हुई है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर अगले नंबर के, और ये भारतीय एक तरीके से सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। अगले नंबर का क्वेश्चन है क्या साथियों? बोला जा रहा है कि भारत सरकार 1935 अधिनियम मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो यहाँ पर आपका 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। आंसर आपका 6 हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बोला क्या जा रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? साथियों यहाँ पर अगर बात करें, मैंने आपको बताया क्या, देखिए यहाँ पर कि जामा मस्जिद आपकी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इस मस्जिद की अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये साथियों आपका जो है भोपाल में स्थित मस्जिद है, और इसका नाम क्या है देख लीजिए, ताज उल मस्जिद। तो ये साथियों आपका भोपाल में स्थित है और ये भारत के सबसे बड़ी मस्जिद के अंतर्गत आती है। दोनों बातें आप लोग याद रखें, ऑप्शन के आधार पर आपको क्वेश्चन देना है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये साथियों लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी डंडा लगने की वजह से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका जाता है। और साइमन कमीशन की अगर बात करें तो इसको साथियों व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्या? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। किसको बोला जाता है? तो ये साथियों साइमन कमीशन को ही बोला जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है
कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के कारण का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना या यहाँ पर नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। अनुच्छेद 2 है, एक तो अनुच्छेद आपका कौन सा है, 28 है, और एक तो साथियों आपका अनुच्छेद 28 और एक 29। तो ये आपके अल्पसंख्यकों के हितों के बीच में बताता है। तो राइट आंसर डी के साथ जाता है। अनुच्छेद 26 की अगर बात करें, जैसे कि कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि आपका अगर कोई धर्म है तो इनको करने की स्वतंत्रता जो होती है वो अनुच्छेद 26 के तहत होती है। अब अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है साथियों कि भारत की संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला जाता है? तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसको साथियों क्या बोला जाता है? इसको साथियों संविधान की कुंजी के किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी किसे बोला जाता है? संविधान की प्रस्तावना को बोला जाता है। क्या संविधान की आत्मा भी इसी को बोला जाता है? मैं कहूँगा प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। तो संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। और उसके अलावा अगर बात करें साथियों, इसको प्रेम्बल भी बोला जाता है। क्या? प्रेम्बल भी बोला जाता है, आप लोग देख लीजिए। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? आगुक बोला जाता है। क्या? आगुक बोला जाता है। तो कुल मिला के संविधान की प्रस्तावना को आमुख बोला जाता है। और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट आंसर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और साथियों आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप बहुत अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को बनाने के लिए कुल एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको निकालने और सर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग अगर चैनल को लाइक करते हैं तो ये साथियों आप लोग हमें मोटिवेट करने का कार्य करेंगे। तो हमारे लिए आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिए, भले ही एक हार्ट भेज दीजिए, लेकिन हर एक वीडियो में आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। क्योंकि जब आप हिंद या बोल सकते हो या हार्ट बीट भेज सकते हो तो आपके अंदर प्यार नजर आता है। तो कुल मिला के हर एक वीडियो में, इस वीडियो में नहीं तो हर वीडियो में आप लोग एक हार्ट जरूर भेजिए या फिर जय हिंद लिखिए, तो मेरे लिए बहुत है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये कब तक बना रह सकता है? तो ये साथियों जो 65 जो होता है ये, या आप लोग 4 वर्ष कह लो या 65 वर्ष की आयु कह लो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला देखिए, अगले में कहा क्या जा रहा है कि साथियों यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तरों में बांटा जा सकता है। देखिए कौन कौन से, एक तो आपका जो साथियों ग्राम स्तर पर जिसको हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं, और मध्य स्तर पर जिसको हम लोग क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, और दूसरी जिला स्तर पर यानी कि जिला पंचायत बोलते हैं। तो भारत की पंचायत को साथियों 3 स्तरों पर बांटा गया है। कुल मिला के 3 नाम हमने आपको बताया, आपको याद रखना है, राइट आंसर बी के साथ। अगला क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है कि वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन की तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में से जोड़ा जाता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है। तो इस स्थान का नाम आपका साथियों नाथुला दर्रा, राइट आंसर आपका हो जाता है नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है साथियों क्या यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण हो जाता? तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ पर साथियों महाराष्ट्र की बात चल रही, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर जो है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल देखिए और बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ। अगर हम बात करें कोयम्बटूर की, ये किसके लिए हम जाना चाहता है? तो ये साथियों आपका कपास के लिए जाना जाता है। और ये कपास की वजह से जाना जाता है, इसीलिए इसको एक तरीके से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, क्योंकि ये कपास उद्योग की वजह से इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है, देखिए बताइए कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? तो तकरीबन 45% से लेकर 55% तक की जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति राइट आंसर हो जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जो है सिंथेटिक फाइबर सस्ता है,
बिल्कुल, या सशक्त है, बिल्कुल, कम टिकाऊ है, ऐसा नहीं है, धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान है, तो बिल्कुल सही। तो गलत की अगर बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ नहीं, यानी कि ठीक ठाक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगला सवाल, इसमें से देखिए कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। तो लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो साथियों पिटवा लोहा होता है, ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, अगर पिटवे लोहे की अगर बात करें तो इसको साथियों क्या इसको बोला जाता है, क्या इसको गड़ा हुआ लोहा भी बोला जाता है। क्या गड़ा हुआ लोहा भी बोलते हैं, यानी कि रोट आयरन भी बोलते हैं, इंग्लिश में रोट आयरन बोलते हैं, क्योंकि ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपसे, आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी धातु आघात वर्धनिक होती है, यानी कि मेलीएबल होती है। तो यहाँ पर सोने और चांदी की बात चल रही है। अगर ये सवाल आपके सामने आए तो सोना चांदी आपको लगा देना है। अब आपके सामने साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सभी रीजनिंग के क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस सवाल की, यानी कि बोला जा रहा है कि जैसे 15 से यहाँ पर क्या हुआ है, 15 से यहाँ पर आपका 225 हो रहा है। क्या हुआ है, 15 से 225 हो रहा है, तो वैसे आपको बताना है कि 24 से क्या होगा। आप लोग यहाँ पर बहुत आराम से देखिए, ये आपका 24 हो गया। अगर मैं यहाँ पर बात करें 15 गुणा 15 कितना हो जाता है, तो ये आपका 225 आ जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 24 गुणा 24 करके देख लेते हैं क्या ऑप्शन में से कुछ मिल रहा है, तो 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 6 और ये 7 5 9, यानी कि यहाँ पर 576 अगर ऑप्शन में है आप लोग देखिए, तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिख रहा है। अगर आंसर आपका पहले से आ गया था ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल, एक आकृति आपके सामने दी गई है इस टाइप की, आपको बताना है कि ये आकृति किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी या सी में या डी में। चलिए अगर हम लोग ये यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखिए ढूंढने की कोशिश करें, तो ये ऐसी लाइन तो हमें दिख रही है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि ये बनेगी या नहीं बनेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखिए, मैंने ऐसे करके देखिए, तो बिल्कुल साथियों ये सेम आकृति बन रही है। क्या यहाँ पर वो आकृति बन नहीं, देखिए साथियों, तो ऐसे करके कर दिया। ऐसे करने के लिए मेरे पास कोई लाइन नहीं, तो मैं कहूँगा ये आकृति नहीं बन पाएगी। देखिए, और यहाँ पर साथियों ऐसे करने के लिए मेरे पास कोई लाइन नहीं है, तो ये भी नहीं बन पाएगी। यहाँ पर ऐसे है, तो मैं कहूँगा सबसे सटीक जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है वह बल से वही संबंध क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध का संबंध ओम से है, तो बल का वही संबंध न्यूटन से हो जाएगा। क्या वही संबंध न्यूटन से हो जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है और प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब यहाँ से अगर बात करें तो क्या आपसे पूछा जा रहा है, देखिए आपको बताना है कि इसमें सबसे असंगत कौन है। एक में सबसे अलग रूल लगा होगा, वही आपको बताना है कि किस में सबसे अलग रूल लगा है। देखिए डी जो है ये आपका 4 पर आता है, और ओ आपका 15 पर आता है, एम 13 पर आता है, जे आपका 10 पर आता है, और के आपका 11 पर आता है, और एस आपका कितने पर आता है, देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। और इसी प्रकार आपका ये आपका 16 17 और ये 14 25, यानी कि ये एल आपका कितने पर आता है, 17 13 और डब्लू 23 और ये आपका 21। यहाँ पर देखिए आप लोग देखिए 10 बढ़ाया गया है, यहाँ पर 1 बढ़ाया गया, यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर पी तो 10 बढ़ाया गया और यहाँ पर एक तरीके से 2 घटा दिया गया, यानी कि जो लॉजिक यहाँ पर लगा वही लॉजिक यहाँ पर लगा, उसको देखिए। और यहाँ पर देखिए 1 बढ़ाया गया, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें कितने यहाँ पर 9 बढ़ाए गए, कितने 9 बढ़ाए गए, तो ये लॉजिक हमारा नहीं लग रहा है। इसकी बात करें तो यहाँ पर 1 बढ़ाया गया, यहाँ पर 10 बढ़ाया गया और यहाँ पर 2 घटाया गया, तो यहाँ पर जो लॉजिक यहाँ पर लगा वही लॉजिक यहाँ पर लगा। और यहाँ पर थोड़ा अलग है, 10 नहीं बढ़ाया गया, 9 बढ़ाया गया। तो सबसे असंगत सबसे विषम ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है,
कथन आपके सामने हैं और कुछ सामने 2-3 आपके निष्कर्ष दिए जा रहे हैं। इन कथनों को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही लग रहा है। कह रहा है कि कुछ चम्मच यहाँ पर प्लेट हैं, तो यहाँ पर आपको मान लीजिए इतने चम्मच जो हैं आप ले, कुछ चम्मच हो गए और इतने चम्मच आपके प्लेट हो गए। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि कुछ प्लेट ग्लास हैं, तो ये देखिए इतने प्लेट आपके क्या हो जाते हैं, ये ग्लास हो जाते हैं। अब निष्कर्ष को पढ़िए, यानी कि कहा क्या चाह रहा है कि कोई भी गिलास चम्मच नहीं। क्या? कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है। कोई भी प्लेट चम्मच नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कुछ प्लेट चम्मच है, ये तो सरासर गलत हो जाता है। उसके बाद कुछ गिलास चम्मच है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी गिलास चम्मच नहीं है और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गिलास चम्मच है। अरे एक ही बात तो सही होगी, या तो कुछ गिलास चम्मच होगी या कोई भी गिलास चम्मच नहीं होगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए या तो एक सही होगा या तो 3। तो यहाँ पर ऐसा आप लोग चेक करिए, या तो निष्कर्ष आपका एक अनुसरण करेगा या तो 3। तो कुल मिला के इस कंडीशन को आपको समझना है। ये सवाल आते हैं और तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो और मात खा जाते हो इस वाले चैप्टर में। बाकी इन चैप्टर में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें आपको कोई दिक्कत लगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रहा है कि राजपाल और रामपाल 2 भाई हैं। सुनीता राजपाल की भाभी है। रघुवीर जो है सुनीता के पिता हैं और सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। हर्ष और सुनीता का इकलौता पुत्र है। यानी रामपाल हर्ष क्या संबंध है? जैसा जैसा क्वेश्चंस में बोला जा रहा है वैसा वैसा सेम हम लोग करते हैं। कह रहा है कि राजपाल और रामपाल तो आपस में भाई हैं। कौन कौन? राजपाल की बात है, राजपाल हो गए, यहाँ पर देख लीजिए ये राजपाल हो गए, और राजपाल का भाई कौन है? ये आपका रामपाल है। ये एक बात ये हो गई। अब बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, सुनीता जो हैं, ये सुनीता जो हैं ये राजपाल की भाभी हैं। तो ये साथियों राजपाल या रामपाल की पत्नी होगी। अगर सुनीता की अगर बात करें तो सुनीता रामपाल की पत्नी है और ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि रघुवीर सुनीता के पिता हैं, यानी कि सुनीता के पिता की अगर बात करें तो सुनीता के पिता का नाम रघुवीर है। रामपाल के ससुर जी हैं ये रघुवीर, ठीक है। उसके बाद सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। ये सुनीता एक विक्रम की इकलौती